है समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत आज हम लोग आए हुए हैं जिलाध्यक्ष अपना दल एस के हैं। और जिला अपना दल एस की मैं विशेषता बता दूं कि ये यूपी की इस बार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि बसपा की जो है कि आप सारे दर्शक लोग जानते हैं कि बसपा की क्या कंडीशन हुई और बसपा को बीट करते हुए अपना दल एस ने ये विजय प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में हम और हमारी टीम की तरफ से अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि अध्यक्ष जी पहले अपना परिचय दें, उसके बाद हम जो है इस पार्टी के विषय में और इनकी जो विज़न है उसके विषय में, क्योंकि हम लोग ये जो है विधानसभा वो विधायक जी के जो है कार्यालय पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है जी। मैं अपना दल एस वाराणसी का जिला अध्यक्ष जी करीब अध्यक्ष जी, जो कि सबसे पहला सवाल हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपको तीसरी सबसे बड़ी जब पार्टी बने तो आपको कैसा लगा? देखिए, क्योंकि हम लोगों का जो संघर्ष रहा है, हमारे मसीहा डॉक्टर सोनल पटेल जी जब अपना दल का गठन किया और वो 18 वर्षों तक संघर्ष करते हैं और कभी भी सत्ता का गलियारा का मुँह हम लोगों ने देखा। आज संघर्ष करते हुए दलित कमेरा शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे डॉक्टर पटेल साहब वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि पार्टी का नेतृत्व करेगा कौन। कमेरा समाज, शोषित समाज की जो लड़ाई डॉक्टर पटेल साहब अपने सुखों के दिनों को छोड़ करके गांव-गांव गली गली चल करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो अब उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? पार्टी के सामने बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हो गई। ऐसे में उनका दाह संस्कार भैरव घाट पर होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उनके आवास पर अमन कॉम्प्लेक्स कानपुर में एक बैठक बुलाई गई वरिष्ठ लोगों के साथ और लोगों ने तय किया कि परिवार के सदस्यों में से किसी को डॉक्टर पटेल साहब जी का जो कारवां है इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में घर में माता जी थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीजिए मुखिया पटेल जी की और बहनें भी थी। इस काम को करने के लिए डॉक्टर पटेल साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवाह उस समय हमें लगता है कि 27 दिन हुआ था, उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। जब उनके सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया उन्होंने इस बात को कहा कि क्योंकि मैं राजनीति के विषय में कुछ जानती नहीं, पापा थे, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ते थे, इतना ही हम लोग जानते थे। हम लोग तो छात्र जीवन में थे, हम तैयारी करनी थी, IAS बनना था, लेकिन इसके विषय में अपने परिवार के लोगों से हम चर्चा कर लेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। तो अपने परिवार के लोगों से चर्चा की, बातचीत की, सारे परिवार के सारे समुदाय इकट्ठा थे, सभी लोगों ने सहमति जताया कि डॉक्टर पटेल साहब आज नहीं है तो उनके कारोबार को आगे ले चलने का काम आप करिए और आपके सामने कोई कठिनाई आएगी, हम पूरा परिवार, पूरी पार्टी, पूरे रिश्तेदार, नातेदार सभी शुभचिंतक इस बात को करेंगे कि आप स्वीकार करिए और इस कारोबार को आगे बढ़ाइए। जी अध्यक्ष जी, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है जो कि कमेरावादी है, बहुत लोग समझ नहीं पाते कि ये व्हाट इज दिस कमेरावादी क्या है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स जैसे हमने कवर भी किया था और मुझे बोला था तो लोग बताया कि सर ये हमको समझ में नहीं आता कि क्या है। थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ कि इसको डिफाइन करें कि कमेरावाद क्या है। क्या ये मार्क्सवाद से है, लेनिनवाद से है, अम्बेडकरवाद से है, कि क्या है सर कमेरावादी? देखिए, अब कमेरावादी बनाए हैं तो अभी तो इसके विषय में इसका विस्तार वही कर पाएंगे। नहीं, जैसे कमेरा तो क से क्या हुआ, म से क्या हुआ, रा से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा बताएं सर ये क्या है। अब हम इसके विषय में नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने कमेरावादी बनाया है, तो उसका विश्लेषण तो ही कर पाएंगे। कमेरावाद जो शब्द है इसको परिभाषित बताएं कि ये कमेरावाद क्या है और ये कैसे लोगों तक जुड़ाव इसका फैलेगा। ये कमेरावादी का असर है कि हमारा जो देश है यह कृषि प्रधान देश है और यहाँ नाना प्रकार की जातियाँ हैं और इसमें जो दबी कुचली जातियाँ हैं जिनको विकास के मुख्य धारा से वो काफ़ी दूर है, विकास के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, आज भी उनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, खाने के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था नहीं, शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं।
उनको काम नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका आशय इसी से जुड़ा हुआ है और हमारे डॉक्टर पटेल साहब ने उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही इस पार्टी का गठन किया। ये इसका परिभाषा है। अध्यक्ष जी, एक सवाल जहन में है, इसको यहाँ पे बैठा कोई व्यक्ति अन्यथा न ले, ये लोग हमसे पूछते हैं, जो कि इसको इन द सेंस लेंगे अगर प्रमुखी तो हटा दिया जाएगा है। ये सबसे पहला मैं इसको जोड़ूंगा अमित शाह से, ठीक है, इसको मैं अमित शाह से जोड़ूंगा, इसको अन्यथा न ले, क्योंकि आप जीत चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे कार्यालय में बैठे हैं तो ये बताता है कि हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अमित शाह ने एक शब्द बोला था जिसमें सबसे पहली बार विधानसभा में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने पश्चिम से शुरू किया था, याद होगा आपको, पश्चिम से शुरू किया था, इधर से जिधर से हिंदुओं को निकाला गया था, याद होगा आपको। वहां पे उन्होंने बोला कि गुंडा राज खत्म, योगी जी भी थे, गुंडा राज खत्म, लेकिन वहां पे टेनी बगल में खड़ा था, अजय मिश्रा उर्फ टेनी गृह राज्य मंत्री, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या गुंडा राज खत्म कि गुंडा राज साइड में? तो देखिए, मेरा सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आप बनारस जनपद के अध्यक्ष हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो ये सवाल जानना वो पड़ता है। बताया खत्म करने की करीब हो गया, सरकार चल रही है, तो उसी तरह आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों में जिस अध्यक्ष जी बगल में अजय टेनी खड़ा है, अजय मिश्रा टेनी खड़ा है, जिसके पुत्र ने 7 लोगों की हत्या की। तो ये तो अभी विचाराधीन मामला है, तो कोर्ट जब निर्धारण करेगा, कोर्ट फैसला करेगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। सोनेलाल सर का आपने बात किया और उन्होंने अपना दल की स्थापना की और हमको याद है कि जहाँ तक मैं 9th तक पढ़ता था सर, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मीटिंग में गए थे। तो ये मैं कह रहा हूँ सर, जो इन्होंने पार्टी अपना दल की स्थापना की थी, ये तो कैनुअल पार्टी थी, इसको आप सर्व समाज से कैसे जोड़ के देखा? देखिए, जिन लोगों ने, क्योंकि डॉक्टर पटेल साहब ने जब जो अपना दल का गठन किया तो केवल कुर्मियों के नाम पर उन्होंने अपना दल गठन नहीं किया। इसमें सर ऐसा कोई भी हमको वो दिखा दीजिए, अब्सेंस मैं ये कहूँगा दिखा दीजिए, जो प्रधान किसी और बिरादरी का दिया गया हो, विधायक की जो है किसी और बिरादरी की दी गई हो, या जो भी हो दिखा दे सर, उनको बता दीजिए। अभी मैं बता दूँ आपसे कि चूँकि हमारी पार्टी अभी पंचायत स्तर पर बीडीसी प्रधान का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव हमारी पार्टी ने लड़ा इस बार भी, पिछली बार, और पिछली बार भी हमने कई ऐसे हमारे साथी रहे। अभी एक मिश्रा जी थे सेक्टर नंबर 4 से, उनको हमने लड़वाया, और हमने सेक्टर नंबर 3 आराजी लाइन से क्या नाम, अजीत मिश्रा को, अजीत सिंह को लड़वाया। तो हमने सब समाज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने जाति कम्बिनेशन को देखते हुए, सबको सम्मान देते हुए, हम लोगों ने सभी जाति धर्म के लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया, टिकट दिया है, लड़वाया। और इसके पहले जो विधानसभा बीता है, जो पंचवर्षीय बीता है, इसमें इलाहाबाद सुराव सीट से वह सुरक्षित सीट था, वहाँ से हम लोगों ने जमुना प्रसाद सरोज जी को वहाँ से विधायक बनाया। और पकौड़ी लाल जो सांसद जी हैं इस समय, तो उनके लड़के हैं राहुल प्रकाश कोट, मिर्जापुर छानबे से, उनको हम लोगों ने पिछली बार विधायक बनाया, इस बार भी वो विधायक हैं। और पश्चिम में इस बार भी हम लोगों ने रामपुर सीट से एक मुसलमान को टिकट दे करके, जो राजघराने से मिला। तो सर कहीं ना कहीं ये हमको इंडिकेट करता है कि आप जो है जाति समीकरण पे काम करते हैं, जाति समीकरण पे काम करते हैं। सर मेरी कुछ सवाल सुनिए, जाति समीकरण पे काम करते हैं कि जैसे कि अगर मुस्लिम बाहुल्य है तो बसपा और सपा की तरफ ने वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और जहाँ पे जो भी राजर हो, तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये अवसरवाद के हिसाब से काम किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, अवसरवाद के हिसाब से काम नहीं है, क्योंकि यह जाति का देश है, जाति नाना प्रकार की जातियों का देश है। अगर और जहाँ पे जो भी राजर हो, तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये अवसरवाद के हिसाब से काम किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं,
अवसरवाद के हिसाब से काम लेगा, क्योंकि यह जाति का देश है, जाति नाना प्रकार की जातियों का देश है। अगर उन जहाँ जिन जातियों की बाहुल्यता है, अगर हम उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देंगे तो वे अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। हमें उनका भी सम्मान करना है। हम जाति धर्म से हम लोग ऊपर रहते हैं, हम तो सारा समाज की बात करते हैं, इसलिए सभी समाज के लोगों को अपना अगर भागीदारी होता है। जी अध्यक्ष जी, थोड़ी सवाल हम लोग भाजपा से भी कर लें, जो कि आपका गठबंधन है और उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं। भाजपा के साथ जो आपका गठबंधन हुआ, वो जो भी बेस रहा हो, पार्टी के जो भी मैनिफेस्टो रहे हो, जो भी रहे हो, उसमें आप सहज या असहज महसूस कर रहे हैं? एकदम स्पष्ट बताइएगा सर। अगर असहज महसूस करते तो हम उनके साथ रहते थे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी इसका मेरा सवाल दूसरा आएगा सर इस पर। देखिए, ऐसा है, असहजता की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि हमारी पार्टी ने चुनावी गठबंधन किया है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारे अपना दल का विचारधारा अलग है। हम अपने विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी विचारधारा के हिसाब से। मान लीजिए वो विचारधारा सपा के साथ मिल जाती तो आप सपा के साथ जुड़ जाते? वो तो हमारे नेतृत्व के ऊपर नहीं होता। जैसे किया जा सकता है, जैसे विचारधाराएं अगर जैसे सपा आपको ज़्यादा सीट देती, वो हारी चाहे जीती वो बात की बात है, ज़्यादा सीट देती तो अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि यहाँ सवाल सीट की नहीं थी। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो देश स्तर पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है देश की, और पहले देश है उसके बाद तब राजनीति है। तो इस कड़ी में हमारे नेता ने जब देखा, हमारे राष्ट्रपति जी ने देखा कि वास्तव में इस देश, जब देश रहेगा तभी हम लोग यहाँ राजनीति करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वह पूर्ण रूप से देश को सुरक्षित रखने की सोच है। देश में कैसे विकास हो और देश में जो गरीब तबके के लोग हैं इनका उत्थान कैसे हो, इस पर उनकी सोच जब माननीय राष्ट्रपति जी की सोच से मिली तब उन्होंने उनसे। सर, आपने मोदी जी की बात बोली कि देश पहले, तो मैं ये जानना चाहूँगा मोदी जी के लिए राष्ट्रवाद पहले कि देशभक्ति पहले? राष्ट्रवाद और देशभक्ति में बिल्कुल अंतर है सर। वही तो मैं आप जिला अध्यक्ष है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। काटिया सुना जो कि सर ये विधानसभा का कार्यालय खुला हुआ है, तो इसका यहाँ पे खोलने का, क्योंकि हम काफ़ी दूरी पे यहाँ पे हैं, जो कि हम लोग का ब्लॉक जो है उधर लगता है, दूरी यहाँ पे है, हम लोग कुछ एरिया ये रोहनिया टच करता है, तो खोलने का सर उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे यहाँ वाराणसी जनपद में यह रोहनिया विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि हमारी यह विधानसभा 2 ब्लॉकों से मिलान करती है, काशी विद्यापीठ और राजधानी की आंसू। और इस सेंटर पर इसलिए खोला गया यह कारण, माननीय विधायक जी यहाँ बैठेंगे, और इस उद्देश्य से खोले कि हमारी जो अगल बगल की जो विधानसभाएँ हैं, चाहे वह सेवापुरी हो, चाहे पिंडरा हो, राजगढ़ हो, सीधपुर हो, इधर कैंट है, उत्तरी है, दक्षिणी, तो यहाँ ऐसे सेंटर पे कार्य लगने होता है कि आने जाने वाले लोगों के लिए यह सुविधाजनक है, और चाहे अपने साधन से आवे, चाहे किराए के साधन से आवे, इस कार्यालय पर आसानी से पहुँच जाएंगे और अपनी समस्या को माननीय विधायक जी के समक्ष रख सकते हैं और उसकी समस्या का निवारण करने का निर्णय लिया। ये कहता है अध्यक्ष जी कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो भारत सरकार की और जो स्टेट गवर्नमेंट की, उसको आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या गाइडलाइन तैयार किया हुआ है, क्या कुछ पाइपलाइन ऐसा कुछ तैयार किया हुआ है कि जिसकी वजह से वो आप संचालित करें? कुछ ऐसे पाइपलाइन के उदाहरण हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना चल रही है, जो भारत सरकार की योजनाएं जो चल रही है, बीच में गाँव में जा करके हमारे अपना दल के पदाधिकारी जा करके सरकार के योजनाओं के विषय में लोगों को बताना, ये योजना चल रही है, इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर इसमें कहीं से कोई हिसाब वाली हो रही है तो हमारे माननीय विधायक जी हैं, इनके समक्ष भी या हम लोगों के समक्ष भी, हमारे ब्लॉक के कार्यालय सिंह पटेल जी हैं, इनके समक्ष भी समस्याएं जब बातें आती हैं तो इसको उच्च अधिकारियों से बात करके हम लोग उस समस्या का निदान करा रहे हैं और इस ऐसे सभी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, लास्ट सवाल है देखिए कि मोदी जी के 8 साल पूरे हुए और बड़ी जोश खरोश के साथ मनाया गया कि जैसे लग रहा है कि कुछ किला फतह कर लिया है या यूक्रेन फतह कर लिया गया हो। एक चीज़ बोल रहा हूँ सर कि जो कि 8 साल में जो उन्होंने कार्य किए, उसमें से किस कार्य को आप वरीयता देंगे बनारस को देखते हुए? देखिए, माननीय मोदी जी का क्षेत्र वाराणसी जनपद जरूर है, लेकिन उनका काम पूरे देश के लिए,
आप देखे होंगे कि 8 साल से ये प्रधानमंत्री है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आए दिन उग्रवाद, आतंकवाद से हमारी देश, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बहुत कमी आ गई है। और कश्मीर जैसे मुद्दा, 370 जैसे मुद्दे, जिसको आज़ादी के 60 साल बाद कांग्रेस ने इसको निपटा नहीं पाया। मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत बिना गोली चले, बिना कोई जख्मी हुए, ऐसे ज्वलंत समस्या को उन्होंने समाधान किया। सर पीडीपी से गठबंधन भी तो था उनका, उस समय क्या हो गया था? देखिए ऐसा है कि गठबंधन था तो गठबंधन और उनके हिसाब से, अपने हिसाब से किए रहे होंगे, लेकिन जो उनका सिद्धांत था उससे उन्होंने समझौता नहीं किया। गठबंधन उनके सिद्धांत में वो आए हाथ नहीं है। सर डबल इंजन की सरकार क्या है लास्ट? डबल इंजन की सरकार इस देश में, चूंकि डबल इंजन की जो सरकार होती है, क्योंकि डबल इंजन में एक इंजन आपका भी है, अपना दल भी है, उसमें एक इंजन हम तो उसमें सहयोगी पार्टी के रूप में बिल्कुल है। डबल इंजन की सरकार है कि इस देश में भी सरकार चल रही है हमारे सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार चल रही है हमारे सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की। तो जो विकास की जो गति है, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं यहाँ आ रही हैं सीधे, और यहाँ की सरकार तेजी के साथ उन योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है सर। और आप देखे होंगे कि एक आपने पूछा जैसे बनारस के संबंध में, तो बनारस के संबंध में पूर्ववर्ती जो सरकारें रही, हर जगह अगर कहीं किसी नदी पर पुल बना है तो कहीं कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, लटका हुआ है। लेकिन आप देखे होंगे कि इस सरकार में ऐसी कोई जगह नहीं आपको दिखाई देगा, कोई अधूरा पुल नहीं दिखाई देगा। जो अधूरे पुल थे उसको बनवाने का इन्होंने काम किया, और जिस पुल को इन्होंने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया। और बनारस की जितनी सड़कें हैं, बनारस के अंदर जो साफ सफाई है, आप देखिए कितना अभूतपूर्व लग रहा है। जी सर, ये गठबंधन जो है, क्या लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगा? जैसे कि अभी लोकसभा आ रहे हैं 2024, तो क्या सीटों को लेके कुछ इस तरीके की बातें की जाए कि सीट बढ़ाई जाए या कुछ ऐसे कुछ? अभी सीटों के मामले में तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, जैसा उनका निर्णय होगा उसका हम लोग उनके सिपाही उसका हम लोग काम करेंगे। जी, इस पर हमारा कोई सवाल नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से जिलाध्यक्ष जी ने बड़ी बेबाकी और स्वतंत्रता और निर्भीकता से उत्तर दिया। इनका मैं जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर। और कुछ क्षेत्र और देश की जनता को संदेश देना चाहें कोविड को देखते हुए, फिर से वापसी हुई कोविड की? देखिए, कोविड को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपने स्वदेश में अपने 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को उन्होंने टीकाकरण करा के सबको सुरक्षित करने का प्रयास किया। कोविड की वापसी हुई है, लेकिन जिस गति से पिछले दिनों मौतें शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया। और बनारस की जितनी सड़कें हैं, बनारस के अंदर जो साफ सफाई है, आप देखिए कितना अभूतपूर्व लग रहा है। जी सर, ये गठबंधन जो है, क्या लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगा? जैसे कि अभी लोकसभा आ रहे हैं 2024, तो क्या सीटों को लेके कुछ इस तरीके की बातें की जाए कि सीट बढ़ाई जाए या कुछ ऐसे कुछ? अभी सीटों के मामले में तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, जैसा उनका निर्णय होगा उसका हम लोग उनके सिपाही उसका हम लोग काम करेंगे। जी, इस पर हमारा कोई सवाल नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से जिलाध्यक्ष जी ने बड़ी बेबाकी और स्वतंत्रता और निर्भीकता से उत्तर दिया। इनका मैं जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर। और कुछ क्षेत्र और देश की जनता को संदेश देना चाहें कोविड को देखते हुए, फिर से वापसी हुई कोविड की? देखिए, कोविड को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपने स्वदेश में अपने 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को उन्होंने टीकाकरण करा के सबको सुरक्षित करने का प्रयास किया। कोविड की वापसी हुई है, लेकिन जिस गति से पिछले दिनों मौतें हुई उसमें काफ़ी गिरावट आई है। कोविड तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। सर एक सवाल और मैं लास्ट पूछ लूँ कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। संदीप इसको बाद में कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद मोदी जी। अब ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्या मेरा व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं झारखंड के और इधर उधर बिहार के, कि सर धन्यवाद मोदी जी क्यों दिया जाए? जो सीरम कंपनी को जो 500 करोड़ रुपए दिए गए, वो क्या वो उनके पैसे थे कि जनता के पैसे थे? तो धन्यवाद मोदी जी देंगे कि धन्यवाद मोदी जी जनता को देंगे? सर जनता उनको देगी कि जनता को देगी? ऐसा है कि चूँकि जो सरकारें चलती हैं, ऐसा नहीं कि जो सरकार चलाता है, जो मुख्यमंत्री रहा हो या है,
और जो प्रधानमंत्री पहले रहा वो अपने कोष से देश का विकास करता रहा है। जनता के एक एक पैसे से, एक एक टैक्स से ही तो ये सरकारें, देश का विकास और सरकारें चल रही हैं। तो जो इसका नेतृत्व करता है, धन्यवाद का पात्र तो उन्हें। चलिए, थैंक यू। देखा कितनी बेबाकी से सबने बात किया और हमको अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू। फिर हम लोग अगले गाँव की तरफ और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सब लोग मिलेंगे। थैंक यू।